नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस कोरोना काल में दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो पढ़ ही लिया होगा। मोस्टली कुछ एक सर्कल में नोटिफिकेशन आ चुका है पीएसए का। तो जो तो पोस्टमैन है वो तो अच्छे से तैयारी करे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले पोस्टमैन टू पीएसए होता है। तो जो तो पोस्टमैन है वो अच्छे से तैयारी करे। जो पोस्टें दोस्तों पोस्टमैन से बचती है वो जीडीएस के लिए आती है। तो आपको पता है जीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी आती है, तो एक पोस्ट के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसलिए अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि कोई भी आपको compete ना कर सके। हर सेक्शन को दोस्तों इतना डीपली पढ़ो ताकि आपका जो स्कोर रहेगा 100 में से 90 प्लस रहेगा। तो जब आपका 90 प्लस है तो दोस्तों मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों डीओपी के साथ साथ आपने जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को भी देख लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जीके सेक्शन और मैथमेटिक्स और रीजनिंग से। तो कंटिन्यू दोस्तों उस पे भी आप ध्यान दीजिए। और डीओपी का तो आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सब जगह दोस्तों आप अच्छे से फोकस करिए। और दोस्तों अगर हमें समय लगा तो मैथमेटिक्स, जीके सेक्शन सब आपसे करवा दिया जाएगा। अभी तो हमारे पास डीओपी का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो फर्स्टली तो हमारा यही मोटिव है कि इसे ख़त्म किया जाए। तो अभी तो हम पीओ गाइड फर्स्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद पीओ गाइड सेकंड करेंगे। तो पीओ गाइड फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी दोस्तों हम पहले देखेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों पीओ गाइड फर्स्ट से। तो 10 क्वेश्चन में से आपके 10 आने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर दोस्तों आप अभी तक पोस्टर स्टडी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी दोस्तों इस चैनल में अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आई होप दोस्तों आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर प्रोहिबिटेड इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लेख डाक विभाग में निषिद्ध है। तो दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ एक हिंदी को अच्छे से नहीं जानते हैं तो इंग्लिश में देखें, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वो हिंदी में देख लें। और दोस्तों डेली हमारी क्लास होती है 8:30 पे। तो आप 8:30 PM पे आप ऑनलाइन आएँ और क्लास को अटेंड करें। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसे ज्वाइन करें। और उसका जो भी नोटिफिकेशन होता है क्लास का तो वहाँ पे हम सबसे पहले देते हैं। तो कोशिश ये करो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए। अगर नहीं होना चाहते हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी क्लासेस को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी से पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा लेख डाक विभाग में निषिद्ध है। सभी के बहुत अच्छे से आंसर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। विस्फोटक इन्हें भी नहीं भेजा जा सकता है। इनफॉर्मेबल सब्सटेंस ये भी नहीं होते, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो भी नहीं, और नशीला पदार्थ भी आप डाक विभाग में नहीं भेज सकते। ये सभी प्रोहिबिटेड आर्टिकल में आते हैं। तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल को हम अच्छे से देखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द हेड ऑफ पोस्टल स्टोर डिपो। पोस्टल स्टोर डिपो के प्रमुख कौन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों पोस्टल स्टोर का हेड कौन होता है। आपके पास ऑप्शन है SP, DG, IP, नॉन ऑफ द एबव।
तो सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है एसपी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंट विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की अनुमति के बिना निम्नलिखित में से किसे नहीं भेजा जा सकता है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से कौन कौन सी चीज़ें नहीं भेजी जा सकती है, तो ये सभी नहीं भेजी जा सकती है। अफीम को भी नहीं भेजा जा सकता है, कोका लीव्स इसे भी नहीं भेजा जा सकता है, भारतीय गांजा तो ये भी नहीं भेजा जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों सबका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्पॉइल्ड एंड डिफेस्ड स्टाम्प्स कैन बी यूज्ड एज पोस्टेज स्टाम्प। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है, खराब जो स्टाम्प होती है क्या उसको डाक टिकट में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आपने बताना है करेक्ट या इनकरेक्ट। तो क्या किया जा सकता है, सबके सही आंसर आ रहे हैं इनकरेक्ट। नहीं किया जा सकता दोस्तों, जो खराब होगी वो टिकट डाक टिकट में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन वाज आईपीपीबी लॉन्च्ड। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी बताओ। सबके सही आंसर आ रहे हैं, सबको पता है 2018 में आईपीपीबी की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाइए। और 2017 में दोस्तों इसकी पायलट ब्रांच खोली गई थी। ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से दोस्तों आईपीपीबी को ओपन किया गया था तो 2018 में किया गया था। ठीक है, तो 2018 इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट मस्ट बी सेंड बाय इनलैंड पोस्ट एंड मस्ट बी इंश्योर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए और उसका बीमा होना चाहिए। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबके सही आंसर आ रहे हैं यहाँ भी। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। कॉइन, बुलियन, करेंसी नोट, तो दोस्तों ये सब जब भी भेजे जाएंगे डाक विभाग द्वारा, एक तो इनलैंड पोस्ट में जाएंगे ये, और साथ में इंश्योर्ड किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये सब जितने भी है पैसों से रिलेटेड है, तो जितने भी पैसों से रिलेटेड है तो इनको इनलैंड पोस्ट में भेजा जाएगा और साथ में इंश्योर्ड भी किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ऑल मेल्स फॉर नेवी पर्सनल मस्ट बी एड्रेस टू केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे नौसैनिक कर्मी है, जो नौसेना में हमारे जो जवान हैं, वो आपको पता है शिप में ही रहते हैं। तो क्या उनको अगर हमने मेल भेजनी है, कोई डाक भेजनी है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं केयर ऑफ द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को संबोधित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये भी मोस्टली सभी को पता है, करेक्ट हो जाएगा, हाँ भेज सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से किस लेख में विशेष उपचार की आवश्यकता है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है यहाँ पे जिनके लिए दोस्तों स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। रजिस्टर लेटर, बीपी, इंश्योर्ड आर्टिकल, तो आप सभी को पता है पैसों से रिलेटेड है ये, तो इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये क्लॉज नंबर कौन से है, 21 में ये। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, क्लॉज नंबर 21 में ये स्पेशल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर। ठीक है, क्योंकि क्लॉज भी पूछते हैं, 2-3 क्लॉज पूछते हैं, तो पता होना चाहिए आपको।
आगे बढ़ते अब इसके बाद, फिक्शियस स्टाम्प आर प्रोहिबिटेड अंडर आईपीसी सेक्शन। आईपीसी सेक्शन डैश के तहत काल्पनिक स्टाम्प प्रतिबंधित है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एमटीएस में पूछा गया था। फिक्शियस का मतलब होता है दोस्तों नकली, तो स्टाम्प का तो आपको पता है टिकट को कहते हैं। तो अगर टिकट दोस्तों नकली बना दिया गया है तो उस पर आईपीसी सेक्शन की कौन सी धारा दर्ज होगी? तो आईपीसी सेक्शन 263A, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट करिए आप इस क्वेश्चन को। अगर कोई नकली टिकट बनाता है तो उस पर आईपीसी सेक्शन 263 धारा लगती है। इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट अश्योर्ड फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी। बच्चों की पॉलिसी के लिए अधिकतम राशि का आश्वासन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है जो चिल्ड्रन पॉलिसी होती है, बाल जीवन बीमा, अधिकतम कितने रुपए का खोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितने की है? तो मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों 3 लाख रुपए। तो यहाँ एक एक्सेप्शन है, तो सुनिए। जो तो दोस्तों आरपीएलआई होल्डर होते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले तो पेरेंट्स के किसी न किसी की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो आरपीएलआई उसके पेरेंट्स की है तो वो 1 लाख रुपए का खोल सकता है, ठीक है, 1 लाख रुपए का। अगर दोस्तों पीएलआई वाला होगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाला, तो वो दोस्तों 3 लाख का खोल सकता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देना है आपने ये। अगर उस बच्चे के पेरेंट्स पीएलआई होल्डर है तो वो मैक्सिमम 3 लाख का खोल सकता है। अगर बच्चे के पेरेंट्स आरपीएलआई होल्डर है तो वो 1 लाख, मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख का खोल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है पी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सभी डाउट है तभी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन तभी करता हूँ ताकि जो भी डाउट रहते हैं वो यहीं पे ख़त्म हो आपकी। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में फिर सोचने लगे आप, पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा ऐसा करके ना फिर डाउट रह जाते हैं। तो जितने भी डाउट है वो यहीं पे क्लास पे ख़त्म हो गए, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंड थ्रू आईएमओ? न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है जो आईएमओ के माध्यम से भेजी जा सकती है? ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए आईएमओ होता क्या है, या फिर आईएमओ का पूरा नाम क्या होता है। तो आईएमओ का पूरा नाम होता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। तो जिनको नहीं है पता वो नोट करें, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। तो पूछा आपसे ये था न्यूनतम और अधिकतम अमाउंट कितना भेजा जा सकता है। तो न्यूनतम भेजा जा सकता है 1000 और अधिकतम 50,000 भेजा जा सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखें, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 50,000। आई होप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछी गई है फुल फॉर्म ऑफ IMTS। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को और याद आया। हम इससे पहले हमने बात की IMO की, ठीक है। तो ये तो आपको पता है मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 50,000। एक दोस्तों EMO भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बोलते हैं इसको। ये कितने का भेजा जा सकता है? मैक्सिमम इसका जो अमाउंट है 5,000 रुपये का भेजा जा सकता है। तो ये भी आप नोट करें, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपको पता है EMO बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आपसे IMTS का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विच पोस्टल सर्कल? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जो जयपुर है किस डाक सर्कल का हेड है या फिर मुख्यालय।
तो राजस्थान बिल्कुल सही है। पंजाब का क्या है? चंडीगढ़, ठीक है आंसर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का मुंबई बिल्कुल सही है। तो छत्तीसगढ़ का भी बताएं आप। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 20 ग्राम के रजिस्ट्री पत्र में कुल कितना चार्ज लगेगा? तो ये तो सभी को पता होगा। व्हाट इज़ द टोटल चार्ज इन द 20 ग्राम रजिस्ट्री लेटर? तो ये बिल्कुल सही है, सभी का आंसर ठीक आ रहा है, 22 रुपये। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना होता है? 17 रुपये होता है। ठीक है, तो पोस्टेज चार्ज है इसमें 20 ग्राम में लगेगा 5, 17 और 5 22। अगर 40 का होगा तो इसमें 5 और ऐड हो जाएगा, टोटल 27 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों ये बढ़ता है, 5 5, 20 ग्राम में 5 बढ़ता है। तो स्पेशल क्लास में दोस्तों ये भी बताऊंगा मैं आपको, जितने भी ये चार्ज होते हैं वो उसमें आपको बता दूंगा मैं अच्छे से। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ लॉन्ग कैन ए लोन बी टेकन टू ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, जो आरडी का खाता है उसमें आप कितने साल के बाद लोन ले सकते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया आपसे, कितने साल पश्चात आप लोन ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, सभी का आंसर 1 साल बाद ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका आरडी अकाउंट 1 साल से ऊपर हो जाता है तो आप लोन ले सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं दोस्तों, क्वेश्चन ये आएगा कि आप लोन तो ले सकते हैं, कितने % ले सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो जब दोस्तों आप लोन लेंगे तो 50%। ठीक है, जैसे अगर आपके अकाउंट में 1 साल में या फिर 2 साल में या 3 साल में, 1 साल के बाद कभी भी आप लोन दे सकते हैं। अगर आपके अमाउंट टोटल 60,000 रुपये है तो 30,000 का आप लोन ले सकते हैं, मतलब 50% आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। घुमा फिरा के दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन और याद आया। जैसे हमारा आरडी अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने इसे 1 साल तक चला दिया, फिर दोस्तों ये रुक गया, मतलब मेरे से ये पैसा नहीं डिपॉजिट किया गया। ठीक है, तो ये रुक गया, मतलब फिर क्या होगा, मतलब मुझे जो अमाउंट है कितने साल बाद मुझे मिलेगा वापस? जो मेरी आरडी है वो सिर्फ 1 साल ही चली है, तो क्या मैं 1 साल के बाद तुरंत विड्रॉ कर सकता हूँ? तो दोस्तों नहीं कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जो मेरा आरडी अकाउंट है, भले ही मैं 1 साल तक मैंने डिपॉजिट किया है तो 3 साल बाद मुझे मिलेगा। ठीक है, चाहे मैंने उसमें 10,000 डिपॉजिट किया है चाहे 20 किए हो गए, तो मुझे 3 साल तक रुकना होगा, उससे पहले मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। स्पीड पोस्ट थैले में कौन सी वस्तु नहीं रखी जानी चाहिए? विच आर्टिकल शुड नॉट बी प्लेस्ड इन ए स्पीड पोस्ट बैग? तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखी जानी चाहिए? तो स्पीड पोस्ट आर्टिकल ये भी रखे जाएंगे, क्योंकि स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, ये तो रखे ही जाएंगे। स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर ये भी रखे जाएंगे। स्पीड पोस्ट लिस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रखी जाएगी। तो कौन सी नहीं रखी जाएगी? रजिस्टर्ड पार्सल, ये दोस्तों नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। पार्सल थैले में कौन सी वस्तु नहीं रखी जाती है? विच आर्टिकल इज नॉट केप्ट इन द पार्सल बैग? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन सी नहीं रखी जाएगी पार्सल बैग में? तो जो पार्सल है वो तो रखे जाएंगे, इंश्योर्ड पार्सल वो भी रखे जाएंगे, और बीपी पार्सल ये भी रखे जाएंगे। कौन से नहीं रखे जाएंगे? स्पीड पोस्ट, जो भी आर्टिकल है स्पीड पोस्ट के वो नहीं रखे जाएंगे पार्सल बैग में। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो पार्सल बैग होते हैं वो ड्यू बैग होते हैं
या नहीं होते हैं। तो पार्सल बैग दोस्तों ड्यू बैग नहीं होता है। ड्यू बैग का मतलब रोज़ भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, जैसे बीओ बैग है, SO2 बीओ, जो ये बैग चलता है SO2 बीओ डेली चलता है ना, ये ड्यू बैग है। ठीक है, तो ऐसे समझेंगे आप अच्छे से। ठीक है, तो ये जो पार्सल है ये डेली नहीं चल सकता है, मतलब डेली नहीं होते पार्सल, ये ड्यू बैग नहीं है। चलो फिर, और जो रजिस्टर बैग होता है वो दोस्तों ड्यू बैग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेट्रो बंडल के लिए जांच पर्ची किस कलर की होती है? इन विच कलर आर द चेक स्लिप फॉर मेट्रो बंडल? तो किस रंग की होती है ये भी सभी को पता है, ब्लू कलर की होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का आंसर। अगला देखते हैं अब। बिजनेस पोस्ट का लाभ लेने के लिए किससे पूछताछ करनी पड़ती है? अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है बिजनेस पोस्ट का लाभ लेने के लिए किससे पूछताछ करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करें। CPMG आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को थम्स अप करें, मतलब लाइक करें सभी। दोस्तों एक क्लास के लिए हमें कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करो, फिर उसकी स्लाइड बनाओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो हमारी मेहनत का दोस्तों बस आपका लाइक डिपेंड करता है। जब आप अच्छा रिस्पांस देते हैं, लाइक करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें लगता है दोस्तों कि शायद हम ठीक कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर हमें लगता है शायद हमारे द्वारा अच्छे से समझाया नहीं जा रहा है, या फिर हमारे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। शायद हमारा पढ़ाया आप लोगों को पसंद नहीं आता होगा, यही कारण हो सकता है दोस्तों जब आप लाइक नहीं करते हैं। जिन लोगों ने लाइक कर लिया है वो कमेंट में बताएं कि हमने लाइक कर लिया है। दोस्तों जब आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर लगता है हमें कि आपके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो कुछ से के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने लाइक कर लिया है, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अब। PPF खाते में एक वित्तीय वर्ष में राशि को कितने किस्तों में जमा किया जा सकता है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए PPF का पूरा नाम क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक वित्तीय वर्ष, मतलब एक साल में आप कितने पैसे, कितनी ट्रांजेक्शनें कर सकते हैं, कितने किस्तों में आप इसको जमा कर सकते हैं, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबका बिल्कुल सही आ रहा है, सही आंसर आ रहा है कई बार। तो दोस्तों कई बार तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि आप एक साल में दोस्तों 1.5 लाख यही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए तो दोस्तों आप चाहे 4 ट्रांजेक्शन करो या फिर 5, कई बार नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन याद रखिए आप, एक साल में 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख तक आप कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो सम 1 लाख नहीं होना चाहिए पूरी साल का। ठीक है, सेम एज सुकन्या समृद्धि योजना, उसमें भी सेम ऐसा ही है। तो आई होप इसको भी समझ गए होंगे, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे रजिस्टर न्यूज़पेपर का लाइसेंस कौन जारी करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है सभी का, SPSSP। ठीक है, SPSSP रजिस्टर न्यूज़पेपर का लाइसेंस जारी करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए किस ऐप का प्रयोग किया जाता है? अब दोस्तों यहाँ पे बताइए आप, लेटर बॉक्स की अगर क्लियरेंस करनी है तो किस ऐप का उपयोग किया जाएगा? तो सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ननेथा ऐप।
बिल्कुल सही है। और पीएम ऐप किसके लिए होता है दोस्तों? डिलीवरी के लिए होता है। पोस्ट इन्फो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है ये भी पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी इसे डाउनलोड करें, इंपॉर्टेंट है ये भी। जब आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रैकिंग कैसे करते हैं, वो सब दोस्तों इसमें बताया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये ऐप। ठीक है, तो जिन्होंने किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो इसे देख लें, या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से दोस्तों आपने कर लेना इसको डाउनलोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा है आपसे पोस्ट बॉक्स का 9 महीने एवं 12 महीने का किराया कितना होता है। पोस्ट बॉक्स का किराया बताना आपने 9 महीने और 12 महीने का। बिल्कुल सही है सभी का आंसर 150। तो ये दोस्तों कैसे चलता था उसमें देखा था हमने 50, 100, 150 और 150। 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का और ये होगा 12 महीने का। तो ऐसे चलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है ये। तो आपने दोस्तों कमेंट में हमें बताना है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का 3 महीने का भी, 6 महीने का भी और 9 महीने का भी और 12 महीने का कंबाइन का बताना आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर देना आपने, क्योंकि अच्छे से समझाया था हमने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी छुट्टी डाकघर एक साथ मनाता है। तो कौन सी ऐसी छुट्टी है जो डाकघर एक साथ मनाते हैं, जितने भी डाकघर हैं एक साथ मनाते हैं। तो गुरु नानक जयंती बिल्कुल सही है सभी का आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो याद रखिए दोस्तों, ये एब्रीविएशन एग्जाम में पूछी जाती है। APPU का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में। नोट करें इसको भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ये भी बताया करो आप। ये PO गाइड फर्स्ट के क्वेश्चन है, 6 2 3 क्वेश्चन है दोस्तों PO गाइड 2 के, तो इम्पोर्टेंट लगे हमें, फिर हमने इससे ऐड ऑन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। PMSBY एवं PMJJBY के लिए आयु सीमा क्रमशः है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा योजना ये है। अब बात करें इसकी एज लिमिट की, तो कितनी होगी? PMSBY की होगी 18 से 70। इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसको भी आप। ठीक है, PMJJBY की होगी 18 से 50। ठीक है, नोट करें इसको भी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि आपको पता है ये ऐड ऑन हुए हैं हमारे IPPP सेक्शन में। जो माइक्रो ATM है वहाँ पे देख लिया होगा आपने, ये तो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक मनी ऑर्डर शून्य हो जाता है यदि उसका भुगतान डैश के अंदर नहीं कराया गया। तो बताइए दोस्तों, अगर जो मनी ऑर्डर है कब शून्य होता है, अगर उसका भुगतान कितने टाइम के अंदर नहीं होता है। तो सबका बिल्कुल सही है, जारी होने के 1 माह के बाद वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है सभी का। आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल का पंजीकरण शुल्क क्या है। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल का पंजीकरण का शुल्क? 70 रुपये। बिल्कुल सही है सबका। ऑप्शन नंबर डी।
और दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती है, वो भी बताया करो आप। अगर बोरिंग फील करते हैं तो कल से हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप बोर फील ना करें। तो बताइए कमेंट में, क्या बोर फील करते हो? ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है हमारी, 30+ मिनट की रहती है, तो बताया करो। छोटी वीडियो मिलेगी आपको फिर 15 मिनट या फिर 20 मिनट तक की, ठीक है। अगर आप बोरिंग फील करते हैं तो कम क्वेश्चन ऐड ऑन किए जाएंगे आगे से, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही दोस्तों मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। तो अगर डिस्कस नहीं करने हैं तो ऐसा भी चलेगा, क्वेश्चन बता दूंगा मैं, आंसर भी बता दूंगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, जितने भी डाउट है वो यहीं पे क्लियर हो क्लास के माध्यम से। एग्ज़ाम के दिन फंसना नहीं चाहिए मेरे स्टूडेंट, ठीक है। तो बता दीजिए आप अपने व्यूज़, तो हम देखेंगे आपके व्यूज़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, रजिस्टर बैग कैसा होता है। तो कैसा होता है दोस्तों, रजिस्टर बैग ड्यू बैग होता है, ठीक है। और बीओ से एसओ का बीच जो बैग चलता है वो भी ड्यू बैग होता है, ये भी ध्यान दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उच्च अधिकारियों के लेखों को संकलन करने के लिए किस बैग का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा बैग यूज में आ जाएगा दोस्तों उच्च अधिकारी के लेखों को संकलन करने के लिए। तो सबका बिल्कुल सही आंसर है स्पेशल बैग। स्पेशल बैग का प्रयोग किया जाएगा। अब थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं, अब ठीक है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य डाक सूची किस में बनाई जाती है। तो दोस्तों सामान्य डाक सूची बनाई जाती है डुप्लीकेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग ए डिजिटल सेविंग अकाउंट विद इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो कितनी आयु होगी दोस्तों अगर डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलना है। सेम एज पीओएसबी, सेविंग बैंक की होती है, सेम होती है 18 साल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ यूपीयू। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सभी का। और दोस्तों अगर आप बाद में भी क्लास देखते हैं, अगर आप ऑनलाइन अटेंड नहीं करते हैं 8:30 पे, तो दोस्तों आप बाद में भी आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में भी नहीं दे सकते हैं, तो बाद में आप कमेंट में जाइए और आंसर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम तेज़ चल रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिएगा और साथ में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन मिलाइए कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया। अगर गलत दिया है तो उस क्वेश्चन को नोट करें। अगर आप नोट करेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, फिर भिंगलने का चांस नहीं है। तो हमने तो पहले ही कहा था आपसे कि हम इतने क्वेश्चन घुराएंगे आपसे कि आप क्वेश्चन बैंक बन जाएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा दोस्तों 100% आप राइट कर दोगे, इतना मैं कहता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी मेंबर कंट्री आर करंटली इन यूपीयू। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है यूपीयू में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में कितने सदस्य देश हैं। तो टोटल कितने देश हैं, सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं 192।
तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 192। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड पोस्टल यूनियन लोकेटेड? तो कहाँ पे है दोस्तों वर्ल्ड पोस्टल यूनियन? तो बर्न हो जाएगा यहाँ पे आपका, बिल्कुल सही। इसका भी दोस्तों स्क्रीनशॉट या फिर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो नोट करें इसको भी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच सेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 इज द रूल ऑफ गवर्नमेंट पोस्टल आर्टिकल? भारतीय डाक वस्तु के नियम डाकघर पार्ट 1 के किस खंड में है? जो पीओ गाइड फर्स्ट है दोस्तों, उसके कौन से खंड में है वो आपने बताना है। खंड कौन सा है, सेक्शन कौन सा है जिसमें गवर्नमेंट पोस्टल आर्टिकल आते हैं? तो सेक्शन 3 है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएमओ के माध्यम से अधिकतम कितने रुपए भेजे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन हमने देख भी लिया था इससे पहले, तो ये तो पता ही है। आईएमओ में अधिकतम दोस्तों 50,000 रुपये भेज सकते हैं आप, और मिनिमम 1000 भेज जा सकते, तो ये तो पता है, देख भी लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी मिनिमम एंड मैक्सिमम बैलेंस ऑफ ए रेगुलर सेविंग अकाउंट इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट का न्यूनतम और अधिकतम बैलेंस क्या हो सकता है? मतलब आप मिनिमम कितने रुपए रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम कितने रुपए रख सकते हैं आप आईपीबीपी अकाउंट में? तो कितने रख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है मिनिमम दोस्तों आप 0 रुपये रख सकते हैं, और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक आप आईपीबीपी में रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच इज ए प्रिंटेड पोस्ट कार्ड वैल्यू? अब दोस्तों बताइए आप, मुद्रित पोस्ट कार्ड का मूल्य कितना होता है? कितने का होता है मुद्रित पोस्ट कार्ड? तो 6 रुपये बिल्कुल सही है सभी कंसर्न। और आप बताइए जो कंपटीशन कार्ड होते हैं उसका प्राइस क्या होगा? कंपटीशन का होगा दोस्तों 10 रुपये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये सब, आपको पता होना चाहिए, रेट चार्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन। पिछले कल भी हमने 40 देखे, तो आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि पोस्टर स्टडीज से जितनी भी ज़्यादा वीडियो अपलोड होती है सबका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर किया करो, ताकि आपके ऑफिस मेट या फिर रिश्तेदार, उनको भी पता लगे कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो आप शेयर भी कर सकते हो, यू कैन शेयर, फुल्ली फ्रीडम। तो पूरी आज़ादी दी जाती है दोस्तों आपको कि आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट है दोस्तों वो आपके कंप्लीट किए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और दोस्तों वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो लिंक दिया गया है, तो यू कैन ज्वाइन। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते दोस्तों अगले क्लास के माध्यम से।